नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। आप लोग देखेंगे कि पिछले दिनों नेपाल में जो केपी ओली शर्मा की सरकार थी, उसको पलट दिया गया और तख्ता पलट हुआ। और ये कहानी नेपाल से नहीं शुरू होती है, ये कहानी पिछले 4 साल 5 साल से शुरू होती है। अफ़गानिस्तान में शुरू होती है ये चीज़, बांग्लादेश में होता है, श्रीलंका में होता है और अब नेपाल में। जो नेपाल ये माना जाता है कि वो देवभूमि है, माता सीता का जन्मस्थली है। उस नेपाल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी ने प्रोटेस्ट किया और पूरे सरकार को बदल दिया। कि हमारे साथ दिल्ली में कुछ बच्चे हैं, जेनजी हैं, जो उनसे राय लेंगे कि क्या पिछली जो सरकार थी केपी ओली शर्मा की, वो किस तरीके भ्रष्टाचार करती थी, और जो सरकार अब बनी है सुशीला कार्की की, क्या वो आप लोगों के लिए फायदेमंद है या वैसे हैं जैसे केपी ओली शर्मा की सरकार थी। क्या नाम है आपका? शुभाराम रसायन। नमस्कार। आपका क्या नाम है? दीपक खड़का। तो कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल कहाँ से? नेपाल प्युठान जिला। प्युठान जिला। तो अ, अभी इतना बड़ा जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, हम्म, आप लोग तो पूरी कहानी जान ही रहे होंगे। जान तो रहे क्या हैं। हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। अब इतना भी राजनीति के अंदर इतना भी नहीं जानते है ना, इतने राजनीति को इतने जीव जान से भी नहीं जानते हैं। पर जिस तरीके से हम नेपाल को जानते हैं, नेपाल के सरकार गवर्नमेंट जो बैठा था पहले उसको जानते थे, पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ। क्या वो पब्लिक को बहुत तकलीफ हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। एक ही पार्टी का सरकार 5-6 बार मंत्री बन चुका, प्रधानमंत्री बन चुका, पर भी इतना देश का वो कुछ नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ नेपाल में, तो जेनजी जो युवा ने तो सोच लिया अब भ्रष्टाचार का विरोध करना पड़ेगा। एक युवा को थोड़ा रोजगार मिले देश में, है ना, रोजगार मिले, सुविधा मिले जनता को। इसके बारे में थोड़ा जेनजी ने आंदोलन किया काठमांडू में। आपने देखा ही होगा, है ना। आंदोलन किया। आंदोलन करते वक्त शांतिपूर्वक आंदोलन करने का उनका इरादा था, पर सरकार ने शांतिपूर्वक आंदोलन करने के इरादे में भी गैस के फारे फेंके, पानी के फारे फेंके। तो ऐसे हुआ तो पब्लिक को थोड़ा वो हुआ, प्रॉब्लम हुआ ना। यानी जब शांतिपूर्वक उनका मांग पूरा होना चाहिए था ना, पर वो नहीं हुआ। पर उनका मांग अच्छे से पूरा कर देते, हाँ ठीक है ऐसे हुआ, ऐसे हो सकता है, तो बोल के हाँ करते हो जाता ना काम। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, पानी के फारे फेंका, असुर गैस फेंका, तो पब्लिक जो है भटक गए। तो केपी ओली का सरकार जो था, है ना, उस टाइम जेनजी सिंह के प्रदूषण से आगे जो केपी ओली का सरकार था, तो उसने गोली चलाने का आदेश दिया। आदेश चले, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में। हाँ। तो 15-20 जेनजी आंदोलन के युवा थे, जेनजी थे, तो उनका मौत हो गया, डेथ हो गया। तो जनता और भटक गए, तो जम के विरोध करने लगे। अब मैं ये कहता हूँ, जो भी देश का जो संपत्ति था, जो देश का जो अपना प्रॉपर्टी था, देश का संपत्ति था, वो तो नहीं जलाना चाहिए था। पर मेरे को जहाँ तक लगता है जेनजी ने नहीं जलाया। जेनजी के नाम में जो सरकार के गुंडे थे, जो केपी ओली का सरकार के गुंडे थे, जो पुराने पार्टी का गुंडे थे, पुराने पार्टी का, जैसे माओवादी हुआ, कांग्रेस हुआ, एमआलए हुआ, ये सब के जो गुंडे थे, पार्टी में लगने कार्यकर्ता है, तो उन्होंने, मेरे को जहाँ तक लगता है, जेनजी के आंदोलन को बिखरने के लिए वो सब सरकारी कार्यालय जैसे सांसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय, उसको जलाने की क्या जरूरत था। तो जो मेरे को जहाँ तक लगता है जेनजी ने नहीं जलाया। जब पर नेपाल के पब्लिक के मन में ये है तो सरासर गलत है। जेनजी ने जलाया नहीं हो सकता है, क्योंकि जेनजी देश का विकास करने के लिए आवाज उठाया था। अगर उसको तोड़फोड़ करना होता वो ऑलरेडी तोड़फोड़ कर देता, उसको आवाज उठाने की जरूरत नहीं था, गुंडागिरी कर देता। पर वो तो शांतिपूर्वक आंदोलन करने का मन था जेनजी का। पर मेरे को लग रहा है सर्वोच्च अदालत जो जलाया, सांसद भवन जलाया, गृह मंत्रालय, जो भी सरकारी कार्यालय जलाया, जेनजी ने नहीं जलाया। ये नेपाली जनता के मन में ये है जेनजी ने जलाया, जेनजी ने थोड़ा गलत किया वर्ग, ये सरासर गलत सोच रहे आप लोग, ये नहीं है। जेनजी ने बिल्कुल भी नहीं जलाया। जो भी जलाए पार्टी के जो थे गुंडे लोग थे, जो पार्टी के पीछे लगते थे, जो पार्टी में जो पैसे में बिकते थे, बाइक के पेट्रोल में बिकते थे, मैं सीधा बोल दूं, है ना, तो उन्होंने जलाया है। ये सरासर जेनजी ने नहीं जलाया। जेनजी का जो भी आंदोलन था, जेनजी का जो भी मांग था, पूरा करना चाहिए था केपी ओली सरकार को, उन्होंने पूरा नहीं किया, तो जनता भटक गए और ये सब हुआ। तो अच्छा हुआ, जो बोलते हैं ना, जहाँ थोड़ा सा जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश तो होगा कि। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कोई बाहरी शक्ति भी रहा हो, बाहरी शक्ति इन द सेंस कि कोई अलग कंट्री फंडिंग कर रही हो, विरोध को और अग्रेसिव बनाया, जिसने और बता रहे तोड़फोड़ किया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कोई अलग कंट्री से ये मामला और तूल पकड़ाया गया हो। मेरे को ऐसा नहीं लगता है। आप इतना समझो, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कि आपके भी बांग्लादेश को भी जान रहे होंगे, पाकिस्तान को भी जान रहे होंगे, श्रीलंका को भी जान रहे हैं और अफगानिस्तान को भी। तो ये ऐसी घटनाएं
इन राज्यों में हो चुकी है, इन देशों में हो चुकी है। तो ये प्रश्न आता है कि आखिर ये जो भारत के इर्द गिर्द के जो देश हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, इनमें ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ऐसा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भ्रष्टाचार है। हैं? जो आपने बोला बाहर कंट्री की देश के उससे थोड़ो आग वाग लगाया हो, ये गलत सरासर गलत है। इतना सोचना, हमें क्या सोचना है, जब अपने ही मुल्क का, जो अपने मुल्क का आदमी, जो अपने मुल्क का सरकार में बैठा है, जब वही गलत है तो दूसरी कंट्री को क्यों दोष दे? उसको दोष दो ना। वो सरासर गलत है। चाहे नेपाली पब्लिक भी सोचे हो ना, सोचे, शायद सोच सकते हैं दूसरी कंट्री के आके दूसरे लोग के ऐसे ऐसे हुआ हो, पर सरासर गलत। दूसरी कंट्री का कोई भी हाथ नहीं है। जो भी सरकार है वो बहुत भ्रष्टाचार करता है। केपी ओली का सरकार था, नेकपा अच्छा, एमाले। ये भ्रष्टाचार के उस पर विरोध हुआ कि सोशल मीडिया जो बैन किया गया उसके ऊपर विरोध हुआ? पहले तो सोशल मीडिया इस जमाने में खाने ही मत दो, खाने बिना चल सकता है ना, पर सोशल मीडिया के थोड़ा नहीं चल सकता है। पर ये जमाने में है ना, पर थोड़ा सोशल मीडिया के जम के सोशल मीडिया के लेके अंदर इसके वो नहीं हुआ, आंदोलन नहीं हुआ है ना। सोशल मीडिया के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? में ऐसे अपना अपना नेचर है, अपने अपने नेचर को जान। ये पहला प्रोटेस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड में, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कि सोशल मीडिया बैन होने पर इतना बड़ा हंगामा हो, अपने देश की सर्वोच्च न्यायालय को जला दे, संसद भवन को जला दे और सरकार के साथ तख्ता पलट कर दे। अरे पब्लिक ऐसा है, आपका पोजीशन भी थोड़ा गलत है ना। पब्लिक इतना भी बेवकूफ नहीं है यार। एक सोशल मीडिया के थोड़ा अपने देश का संपत्ति को जलाए है ना। एक सोशल मीडिया के लिए, एक फेसबुक, एक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, टिकटॉक के लिए देश का संपत्ति को कोई भी नहीं जला सकता है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है, पब्लिक का मांग था भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए। देश में विकास होना चाहिए, पब्लिक को थोड़ा सुविधाएं मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट से मिलता है, वो सब मांग था। पर इतना भी ये नहीं है कि सोशल मीडिया बंद हो के जेनजी ने किया। इतना ये पूरा जेनजी सोशल मीडिया के लिए ये आंदोलन नहीं किया गया था। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नेपो किड जो नाम दिया गया था इस आंदोलन का, वो इसलिए नाम दिया गया था कि जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उन सबके जो बच्चे थे वो बाहर विदेश पढ़ रहे थे और यहाँ के आप लोगों के बच्चे जो नेपाल के और लोग थे वो बेचारे भूखे रह रहे थे। उनको मजबूर होना पड़ता था क्योंकि देश में उस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं कर रखी थी। तो ये चीज़ आपका कहना सही है, लेकिन बात ये होती कि अपने, फिर वही बात आती है घूम के कि अपनी देश की संपत्ति को इतना बड़ा नुकसान करना, कई अरब की संपत्ति को नुकसान करना, तो पीछे तो आपका देश ही जाएगा ना। हाँ। ऐसा है, मैं नेपाली में बोल्न चाहता हूँ। बोलिए। अब हिन्दी इतना पर्फेक्ट भी नहीं आता है। के हुन्छ भने हाम्रो तपाईँले पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्दा तपाईँहरू नेपाली जनताले जसले पनि यो भारतीय बिन्दास मिडिया भन्ने छ है, बिन्दास भारत भन्ने छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भनेपछि भ्रष्टाचार तपाईँहरूले कहाँबाट देख्नु पर्यो भनेपछि भ्रष्टाचारले कसरी अनुमान गर्नु पर्यो भनेपछि पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्दाखेरि अरबौँ खरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो। त्यसमा साना नेताहरूको नाम मात्र थिएन कि ठुल्ठुला नेताहरूको नाम पनि मुछिएको थियो। जब त्यो हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरूलाई अझै पनि नेकपा काङ्ग्रेस हुन मन लाग्छ, नेकपा एमाले हुन मन लाग्छ, नेकपा माओवादी हुन मन लाग्छ भनेपछि जहिले तपाईँको दिमागबाट हाम्रो भन्ने स्वार्थी भावना निक्लिँदैन तबसम्म राम्रो नेपाल भन्दैन। तब तर म के भन्न चाहन्छु भने म कुनै पार्टीको समर्थन लिएर बोलेको पनि होइन, पार्टीको पक्ष लिएर बोलेको पनि होइन। बस हाम्रो सबै नेपाली जनताको माग के हो भनेपछि नेपाल राम्रो नेपाल बने हुन्थ्यो, हाम्रो नेपालमा विकास भए हुन्थ्यो, अन्य मुलुक जस्तो राम्रो बने हुन्थ्यो भने सबै नेपालीको मनमा छ। म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अहिलेको जुन सरकार छ, जेनजी पुस्ताले छनौट गरेको सरकार छ, त्यो सरकारले पक्कै पनि राम्रो विकास गर्नेछ भन्ने म मनमा एउटा आशा बोकेको छु। किनभने यो कुनै पनि यो भित्रभित्रै बनेको सरकार होइन, जेनजी पुस्ताले छनौट गरेर बनाएको लेडिज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सम्माननीय सुशीला कार्की, उहाँले धेरै धेरै सम्मान छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको हातमा छ नेपाल कसरी बनाउने, के गर्ने, तर धेरै चुनौतीपूर्वक काम पनि छ यो। आशा छ तपाईँले धेरै विकास गर्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। म त्यति भित्रैदेखि पनि बुझ्दिनँ राजनीतिकलाई, तर मैले जुन तरिकाले निहालेको छु नेपाली राजनीतिकलाई, जुन तरिकाले हेरेको छु देशको अवस्थालाई, त्यो हिसाबले म बोल्न खोजेको हो भन्न चाहन्छु। देखिए, आपने अपने नेपाली भाषा में बोला, हमें नहीं समझ में आया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे जो ऑडियंस होंगे अगर कुछ भी समझ रहे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो नेपाल में बैठे दर्शक देखेंगे वो जो आपने बोला है शायद आपने अपने देश के कल्याण के लिए बोला है। और बात ये आती है कि
आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आप दिल्ली में 3 साल से रह रहे हैं, फिर करते क्या हैं यहाँ पर? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जो सुशीला कार की सरकार बनी है, ये जो अंतरिम सरकार है, फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, तो जो भी सरकार अब बनेगी, तो क्या आप लोगों के लिए जॉब का अवसर देगी वो? ऐसा है, टाइम लगेगा, कुछ भी चीज़ के लिए टाइम लगता है ना, समय लगता है, टाइम लगेगा, होगा। क्योंकि अब इतना बड़ा जो होना था हो गया नेपाल में, तब भी नहीं होगा तो अब क्या बोल सकते हैं। अब तो कुछ होगा, जनता के मन में थोड़ा वो उम्मीदें आ रहे है ना, पर हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, पर होगा। ऐसा तो नहीं चल बच्चे पैदा ही होते ही चलने लगेगा, ये तो नहीं है बिल्कुल भी। अब वो सुशीला कार की प्रधानमंत्री बन गए तो हम इंडिया से जाके नेपाल में काम रोजगार मांगेंगे, तो हमारा भी गलत है। थोड़ा टाइम लगेगा देश बनने में, उम्मीद रखिए, हो सकता है, बन सकता है, बनेगा, सकता है नहीं बनेगा, कंफर्म। आप 3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। आपको पता भी होगा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, सुने होंगे लोगों के बारे में जहाँ भी जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने देश के प्राइम मिनिस्टर जो अभी तक रहे हैं, या जो सुशीला कार्की आई हैं, चलिए सुशीला कार्की को छोड़ देता हूँ क्योंकि वो अभी 3 दिन 4 दिन का उनका कार्यकाल है, तो जो केपी ओली शर्मा या उनके पहले की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो दोनों में अगर आपको कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, और अपने देश के कैसे प्राइम मिनिस्टर को आप चाहते हैं? कंपेयर मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कंपेयर करने वाले इतना बड़ा आदमी भी नहीं हुआ हूँ, है ना। नहीं, कुछ आपको अगर मूल्यांकन करना हो। मूल्यांकन ऐसा है, आपके कंट्री बहुत बड़ा है ना, बड़े के पब्लिक के हिसाब से, बड़े एक विकास के हिसाब से भी बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। मूल्यांकन तो भारत में जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने किया है ना। अब मैं इतना थोड़ी ना, मैं यहाँ के जनता होता तो मैं इतना दिल से अंदर से भी जानता, पर मैं तो जॉब करने वाला हूँ यहाँ के, पर थोड़ा थोड़ा जितना जानता हूँ अच्छा है, जैसे विकास किया है। ऐसा नहीं है, आप यहाँ के पब्लिक के मुंह से नहीं, आज तक मैंने नहीं सुना है कि नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार किया, ऐसा तो सुनने में नहीं आया है। और आपके प्रश्न किया आपने भैया कि नेपाल में कैसे प्रधानमंत्री हो, मैं बोलता हूँ नेपाल में ऐसा प्रधानमंत्री हो, ऐसा हो, मैं नहीं बोलूँगा, पर जो भी हो, जैसा भी हो, पर नेपाल का विकास करे, नेपाल के पब्लिक को गवर्नमेंट से मिलने वाले सारी सुविधा मिले, है ना। नेपाल के पब्लिक, नेपाल के युवाओं को नेपाल में थोड़ा जॉब मिले, ऐसे 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 प्रधानमंत्री हो तो थोड़ा नेपाल में भी अच्छा हो सकता है, नेपाल में भी विकास हो। ये इतना कहता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या बोले। अपना देश बनेगा, इतना बड़ा जो हो गया नेपाल में, अब तो थोड़ा उम्मीद है मेरे मन में नहीं, इनके मन में नहीं, सारा नेपाल के मन में, नेपाल के पब्लिक के मन में थोड़ा उम्मीद है। अब नेपाल में कुछ हो सकता है, र म सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, आमा बुवाले सबैलाई म के भन्छु भनेपछि, अब यत्रो हुँदा पनि तपाईँलाई एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी हुन मन लाग्छ भनेपछि तपाईँ अझै पनि भ्रष्टाचारले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अब म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, पार्टी त्याग्नुपर्छ हामीले, है, स्वतन्त्र हुनुपर्छ। स्वतन्त्र जो राम्रो त्यसैलाई नै अब आउने चुनावमा हामीले भोट गर्नुपर्छ। मेरो उमेर त त्यति पर्फेक्ट भएको छैन भोट गर्नुपर्ने, र अब आउने चुनावमा मेरो आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, राम्रो हेर्नु होला, हाम्रो नहेर्नु होला, राम्रो हेरेपछि पक्कै नेपाल राम्रो बन्नेछ भन्न चाहन्छु। त्यही हो। किनभने म धेरै जस्तो नेपालीको मनमा फेरि लाग्ला इन्डिया मिडियामा गएर बोल्यो भन्नु होला, तर तपाईँको मनमा त्यस्तो छ भनेपछि म स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छु। जैसे आप लोग ने रिक्वेस्ट किया क्या हुआ, है ना, इन्फॉर्मेशन तो दे सकते, ये कुछ वो नहीं है। आपने जैसे पूछ लिया, थोड़ा हमें बता सकते हो, ऑफकोर्स बता सकते हैं। जो गलत है ना यार, है ना। तो हमने बताया, तपाईँहरूले लाग्न सक्छ फेरि इन्डियाको मिडियामा गएर बोल्यो, यसले हाम्रो नेपालको बारेमा बदनाम गर्यो भन्ने यो होइन। जे कुरा हो, जे कुरा साँचो छ त्यसले भन्नुपर्छ, जे कुरा गलत छ त्यसको बारेमा जमेर विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही हो भन्न चाहन्छु म, अरू के भन्नु। आपने अपने देश के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात बोली। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग ये सुनेंगे, चाहे वो भारत के हों या नेपाल के, इन जैसे जंजी लोग, जिन लोगों को मजबूर होना पड़ता है अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में आने के लिए, सरकारें भी इस पर ध्यान दें और इन लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा रोजगार का अवसर मुहैया कराएं, जिससे इन लोग अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ नेपाल में ही रहें। और नेपाल के भविष्य के लिए मैं शुभकामना करता हूं कि आगे से जो प्राइम मिनिस्टर बनी हैं सुशीला कार्की जी, उनका काम अच्छा हो। इसी के साथ मैं अपने अब इंटरव्यू को ही विराम देता हूं। आप बने रहिए बिंदास भारत के साथ।